हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 11.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 13 और 14। और इसके पहले हम लोग 12 तक देख चुके थे। तो आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज, मतलब इधर जो क्वेश्चन दिया हुआ है 13 में, डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। क्या ये प्लेन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, ये बताना है। पैरेलल या परपेंडिकुलर क्या है सो बताना है। एंड इन ईच केस दे आर नाइदर, मतलब जो यदि वो न तो पैरेलल है और न तो परपेंडिकुलर है तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। यदि वो न तो पैरेलल है और न परपेंडिकुलर है तो उसके बीच का एंगल निकालना है। तो प्लेन जो दिया हुआ है वह ये है, मतलब 13 का क्वेश्चन नंबर ये कि 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है क्वेश्चन। तो की पॉइंट्स हम लोगों को देखना होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना होगा ताकि ये क्वेश्चन बन जाए। तो सबसे पहले द डायरेक्शन रेशियोज को शॉर्ट में लिखा करते हैं हम लोग DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये प्लेन दिया हुआ है A1x प्लस B1y प्लस C1z इज इक्वल टू 0। तो इसमें जो डायरेक्शन रेशियो है मतलब x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, यही सब डायरेक्शन रेशियो हो गया। एक और प्लेन दिया हुआ रहेगा जिसका नाम रहेगा L2 और उसका इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो A2, B2 और C2 होगा। हाँ, अब शर्त है कि L1 और L2 पैरेलल कब होगा। L1 और L2 प्लेन L1 और प्लेन L2 पैरेलल का कब होगा। तो इसका शर्त है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। यदि ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब प्लेन L1 और प्लेन L2 परपेंडिकुलर कब होंगे। तो इसका शर्त है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ये शर्त है परपेंडिकुलर का और ये शर्त है पैरेलल का। तो हम लोग शर्त को देख लिए। अब एंगल निकालने का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। अब द एंगल बिटवीन L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच एंगल निकालना हो, दो प्लेन है L1 और L2, उसके बीच एंगल निकालना हो तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो अब आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाना शुरू करते हैं। कंसेप्ट सीख लिए हम लोग, तो क्वेश्चन बनाएंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये है कि ये प्लेन दिया हुआ है ना। अब ये प्लेन दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल लेंगे। A1 का वैल्यू 7, B1 का वैल्यू 5 और C1 का वैल्यू 6 हो गया ना। अब इससे निकाल लेते हैं दूसरा प्लेन से। इस प्लेन में यदि बात किया जाती है A2 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू -1 और C2 का वैल्यू -10 है ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं। तो फॉर परपेंडिकुलर हम लोग क्या चेक करते हैं। फॉर परपेंडिकुलर के लिए हम लोग चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर का शर्त हमने बताया था कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या हो जाए 0। ये शर्त है। तो A1 का वैल्यू कितना है। तो A1 का वैल्यू है 7 और A2 का वैल्यू है 3 प्लस B1 का वैल्यू है 5 और B2 का वैल्यू है -1, C1 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है -1। तो देखते हैं कि 0 होता है क्या। ये हो गया 21 -5 -6, दैट मीन्स हो गया कि -10। क्या हो गया, एक मिनट। 21 C1 का वैल्यू है ओहो, C2 का वैल्यू है 10
है ना, C2 का वैल्यू है -10, तो ये हो गया -60। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -44। तो -44 मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। हम लोग लिख देंगे देयरफॉर the given planes आर नॉट परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। परपेंडिकुलर कब होता, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 हो जाता, तब वो परपेंडिकुलर होता। तो अभी क्या हो गया, ये नॉट परपेंडिकुलर। आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट को, हाँ, अब पैरेलल भी चेक कर लेते हैं, पैरेलल है क्या। तो पैरेलल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, फॉर पैरेलल हम लोग पैरेलल के लिए क्या शर्त जानते हैं वो देख लें। फॉर पैरेलल हम लोग लिखते हैं, पैरेलल के लिए क्या शर्त हम लोग जानते हैं, अभी बताए थे। फॉर पैरेलल हम लोग ये चेक करते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये बराबर यदि हो जाएगा तो ये पैरेलल कहलाएगा। तो A1 कितना है 7 और A2 कितना है 3, 7/3। B1 की बात करें तो B1 का वैल्यू है 5 और B2 का -1, C1 का 6/-10। देखिए बराबर हुआ नहीं हुआ। तो A1 हम लोग बोलेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीनों जो है बराबर नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि ये प्लेन जो है वो पैरेलल भी नहीं है। Therefore given planes are not parallel। तो हम लोग देखें कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि यदि ना तो परपेंडिकुलर हो और ना तो पैरेलल हो तो उसके बीच का एंगल भी निकालिए। तो हम लोग अब एंगल निकालने की तरफ बढ़ेंगे, एंगल निकालने के लिए चलेंगे। तो लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, हम लोग मान लेते हैं लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल। थीटा जो है यदि एक्यूट एंगल है बिटवीन द गिवन प्लेन्स, दिए हुए प्लेन्स के बीच में, तो एंगल निकालने के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं वह जानते हैं क्या, कि cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला जानते हैं A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2, है ना। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है, फिर भी लिख देते हैं A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 अपॉन रूट अंडर A1² प्लस B1² प्लस C1² और A2² प्लस B2² प्लस C2²। अब हम लोग इस पर फार्मूला पे बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या पाएंगे, हम लोग देखेंगे। तो आइए, A1 का वैल्यू है हमारा 7 और A2 का वैल्यू है 3 प्लस B1 का वैल्यू है 5 और B2 का वैल्यू है -1, C1 का वैल्यू है 6 और C2 का वैल्यू है -10 अपॉन रूट अंडर A1 B1 C1, मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, फिर A2 B2 C2, तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, इसको देखते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 21 - 5 - 60, हाँ, अपॉन रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 25 प्लस 36 हो जाएगा 110 और यहाँ भी 9 और 1 10 10 और 100 110, दोनों जगह 110 आ गया। और cos थीटा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -44 और -44 चेंज हो जाके माइनस
ख़त्म हो जाएगा मॉडुलस के चलते, और ये रूट रूट कैंसिल, तो यहाँ 110 बच गया। तो 22 दूनी 44 और 22 पच्चे 110, 2/5। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो गया 2/5। तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया? थीटा का वैल्यू हो गया कॉस इन्वर्स 2/5। तो यही एंगल हो गया इसके बीच के एंगल। तो हेंस लिख सकते हैं हम लोग, हेंस the angle between the given planes, hence the angle between the given planes is क्या आ गया? cos इनवर्स 2/5 आंसर। तो ये क्वेश्चन था, ये लंबा था, हालांकि ये दोनों चीज़ नहीं हुआ, ना तो पैरेलल हुआ और ना परपेंडिकुलर हुआ, इसलिए इतना लंबा हुआ। तो चलिए, जहाँ तक बनाना होगा बनाना ही पड़ेगा, लॉन्ग तो लॉन्ग, शॉर्ट तो शॉर्ट। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो आइए 13B का क्वेश्चन देखें। बी 13 का बी देखते हैं। तो जो प्लेन दिया हुआ यही प्लेन है ना। और इस प्लेन से सबसे पहला काम है हम लोगों का A1 A2। A1 बराबर क्या हो जाएगा? तो 2, A1 B1 इज इक्वल टू 1 है ना, और C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। हाँ, अब A2 कितना हो जाएगा? 1, यहाँ x के साथ 1 गुना है। B2 जो हो जाएगा वह -2, और C2 जो हो जाएगा वह 5 होगा। A1 B1 C1, A2 B2 C2 हम लोग निकाल लिए, है ना। तो अब देखते हैं कि परपेंडिकुलर के लिए क्या शर्त है, ये चेक कर लेते हैं कि क्या परपेंडिकुलर होगा क्या, ये चेक करते हैं। फॉर परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? हम लोग परपेंडिकुलर के लिए चेक करते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखते हैं होता है क्या। तो यदि हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अब लेते हैं LHS इसका। A1 A2 क्या है? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 का वैल्यू है 2 इंटू 1, प्लस B1 का वैल्यू है 1 इंटू -2, प्लस C1 का वैल्यू है 3 इंटू 5। अब क्या हो गया? 2, ये हो गया -2, प्लस क्या हो गया? 15। तो ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये चीज़ है कि ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू 0 नहीं आया। न 0 आया क्या? कहीं गलती तो हम लोग किए कि परपेंडिकुलर, सॉरी, क्वेश्चन को देखने में मिस्टेक हो गया। आप यहाँ पर देखिएगा कि दूसरा जो प्लेन दिया हुआ है वो इस तरह दिया हुआ है, x - 2y, z नहीं है तो यहाँ हम लोग 0z करेंगे, +5 इज इक्वल टू 0। तो बताइए कि z का वैल्यू, C2 का वैल्यू कितना हो गया? C2 का वैल्यू हो गया 0। हमने गलती से देख के लिख दिया था। तो C2 का वैल्यू हो गया 0। C2 का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब यहाँ पर बता दो कि C1 C2, तो C1 C2 तो मतलब 3 इंटू 0, 3, C1 का वैल्यू 3 और C2 का वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। तो टोटल टर्म क्या हो गया? -2 + 2 + 0 इज इक्वल टू 0। इसलिए ये परपेंडिकुलर है। ये प्लेन्स जो दिए हुए हैं दोनों प्लेन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। इतना ही में आंसर हो जाएगा हमारा। क्योंकि यदि क्वेश्चन में एंगल कब निकालना था? जब न तो वो पैरेलल हो न परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, यही आंसर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे hence the given planes are perpendicular to each other। एक दूसरे से क्या है? वह परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। एक
तो आइए 13 का क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। वही क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, क्या है वो देखना पड़ेगा। तो C1 के लिए सबसे पहले इस प्लेन से हम लोग A1 निकाल लें। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू -2 और C1 का वैल्यू है 4। तो यहाँ से देख लें कि A2 का वैल्यू क्या है, तो 3, B2 का वैल्यू है -3 और C2 का वैल्यू है 6, है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर हम लोग चेक कर लें क्या। परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, शर्त फॉर परपेंडिकुलर हम लोग क्या चेक करते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यदि ये हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपने आप में। तो 2 इंटू 3 प्लस B1 का वैल्यू -2 इंटू -3 प्लस C1 का वैल्यू 4 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 36 ना। ये हो जाएगा 36। तो 36 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि द गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, देयरफॉर गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। गिवन प्लेन्स जो है वह परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो हम लोग दूसरी बार जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो पैरेलल के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो फॉर पैरेलल के लिए क्या चेक करते हैं मालूम है ना। फॉर पैरेलल हम लोग क्या चेक करते हैं कि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। तो A1 का वैल्यू क्या हो गया, A1 का वैल्यू हो गया 2 और A2 का वैल्यू हो गया 3। B1 का वैल्यू हो गया -2 और B2 का वैल्यू हो गया -3। C1 का वैल्यू हो गया 4 और C2 का वैल्यू हाँ। तो ये 2/3 हुआ और ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये भी 2/3 हो गया। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये भी 2/3 हो गया। तो 2/3 2/3 2/3 सब हो गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है। तो ये क्या है, पैरेलल है। तो द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आगे यही आंसर हो जाएगा। द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। गिवन प्लेन जो है वह पैरेलल होगा एक दूसरे का। आंसर हो गया। नेक्स्ट है डी नंबर, और डी नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का। तो देखते हैं, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम लोग ढूंढते हैं A1 B1 C1। तो A1 का वैल्यू है 2, B1 का वैल्यू है -1 और C1 का वैल्यू है 3। यहाँ से A2 का वैल्यू है 2, B2 का वैल्यू है -1 और C2 का वैल्यू है 3। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल लिए। अब फॉर परपेंडिकुलर हम लोग क्या चेक करते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या होता है 0 या नहीं होता है। तो A1 2 और A2 2, हाँ B1 है -1 और B2 भी है -1, C1 है 3 और C2 भी है 3 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं आगे क्या होता है। यह 4 + 1 + 9 इज इक्वल टू 0। 9 1 10 14 इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आया, तो हम लोग इसको कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर नहीं है।
तो A1 A2 का वैल्यू जो आया वह 14 आया, और 14 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। हेंस गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर। देयरफॉर the given planes are not perpendicular, है ना। इसलिए गिवन प्लेन जो है वह परपेंडिकुलर नहीं होगा। अब फॉर पैरेलल हम लोग क्या चेक करते हैं? फॉर पैरेलल के लिए क्या हम लोग चेक करते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि ये बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो देखते हैं A1 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 2, ठीक। B1 का वैल्यू है -1, B2 का वैल्यू भी -1, C1 का वैल्यू है 3/3। तो कुल मिला के देखिए सब जगह कट के 1 = 1 सारा टर्म जो है वो बराबर हो गया। तो गिवन प्लेन्स आर क्या हो गया? पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, अरे ये सब लोग तो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ, ये हो गया पैरेलल हो गया। तो गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। द गिवन प्लेन्स, तो यही आंसर लिख देंगे। द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये प्लेन जो है वो पैरेलल हो गया एक दूसरे का। तो उम्मीद करते हैं ये आप सीख गए होंगे क्वेश्चन नंबर। अब हमें लगा कि डी तक ही है, लेकिन नहीं, एक क्वेश्चन और है ई, तो उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन ई देखें। तो यही है प्लेन, क्वेश्चन वही है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि A1 B1 C1 निकाल लेते हैं। A1 4, B1 8, C1 जो है वह 1 है, A2 1, B2 1। देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ गलत हो गया ना, A1 0 है तो x वाला टर्म 0 है ना, तो A2 का वैल्यू जो होगा, A2 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ गलती नहीं करिएगा ना तो आंसर नहीं आएगा। y का कोफिशिएंट को हम लोग कहते हैं B2 क्या है 1, और C2 भी क्या है तो 1 है। तो A2 B2 C2, तो A1 B1 C1 यहाँ से और A2 B2 C2 यहाँ से निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं फॉर परपेंडिकुलर चेक करते हैं। फॉर परपेंडिकुलर हम लोग परपेंडिकुलर के लिए क्या चेक करेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 = 0 होता है। ये चेक करना होगा होता है या नहीं होता है। तो हम लोग लेके चलते हैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 का वैल्यू 4 और A2 का वैल्यू 0, 4 × 0 है ना, प्लस B1 का वैल्यू 8 और B2 का वैल्यू 1, प्लस C1 का वैल्यू 1 और C2 का वैल्यू भी 1। तो ये हो गया 0, और ये 8 और 1 9, टोटल कितना हो गया 9 जो है वह 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं आया ना, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। देयरफॉर द गिवन प्लेन्स are not perpendicular, गिवन प्लेन्स जो हो गया वह नॉट परपेंडिकुलर हो गया। अब जब नॉट परपेंडिकुलर होता है पैरेलल भी हम लोग चेक कर ही लेते हैं। तो फॉर पैरेलल हम लोग क्या चेक करते हैं? फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यदि ये तीनों बराबर हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं पैरेलल है। तो A1 हो गया 4 और A2 हो गया 0, लीजिए इन्फिनिटी हो गया, अब बराबर नहीं होगा। B1 8
और B2 1, C1 1/1। देखिए बराबर नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये यदि बराबर नहीं होता है तो ये नॉट पैरेलल हो गया। देयरफॉर द गिवन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। क्या लिखेंगे आगे? देयरफॉर द गिवन प्लेन्स आर नॉट पैरेलल। तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तब आगे का स्टेप लेना पड़ता है क्या? एंगल निकालने के लिए। तो हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल को क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ना तो ये पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है, तो अगला स्टेप हम लोगों को क्या बोलता है कि एंगल निकालिए। तो हम लोग लिखेंगे कि लेट थीटा बी द acute angle between the given planes। तब क्या होगा? थीटा हम लोग कॉस थीटा बराबर जानते हैं फार्मूला। क्या जानते हैं हम लोग कि कॉस थीटा इज इक्वल टू A1/A2। तो A1/A2 कितना हो जाएगा? A1 है हमारा 4 इंटू 0 A1/A2 प्लस B1/B2 8 इंटू 1 है ना, प्लस C1/C2 1 इंटू 1 अपॉन रूट अंडर A1 4 का स्क्वायर। हाँ फिर A1B1 मतलब 8 का स्क्वायर और C1 मतलब 1 का स्क्वायर। ये फिर A2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सही है। तो इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 16 4 6 16 16 और 64 कितना हो जाएगा? 80 और 1 81 हो जाएगा। 81 का हो जाएगा ये 9 है ना, इनटू ये रूट टू। तो 9 से 9 कट गया तो इसका वैल्यू हो गया 1/√2। तो कॉस थीटा बराबर 1/√2। तो कॉस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री भी। तो कॉस कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो गया आंसर। तो थीटा का वैल्यू जो आया वह आ गया कॉस थीटा बराबर आया है 1/√2। तो थीटा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री है ना। तो यही होगा आंसर इसका 45 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और सारे क्वेश्चन एक जैसे थे तो आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। ये सब कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे कि पैरेलल क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर क्या कंडीशन है। तो कंडीशन को आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए अच्छे से इसको रिवीजन करिएगा। धन्यवाद।